नमस्कार, मैं हूं नवीन पांडे। आप देख रहे हैं राष्ट्र धर्म। महाराष्ट्र में बीजेपी की प्रचंड जीत के बाद महायुति में सीएम पद की दावेदारी तेज हो गई है। एकनाथ शिंदे के गुट और अजित पवार के गुट ने भी सीएम पद का दावा ठोक दिया है। हालांकि बीजेपी नेता बार बार देवेंद्र फडणवीस को सीएम बनाने की मांग कर रहे हैं। जाहिर है सीएम का फैसला दिल्ली से आएगा और यह भी कहा जा रहा है कि एमपी और राजस्थान की तरह चौंकाने वाला नाम भी हो सकता है। इस बीच लगातार महाराष्ट्र की राजनीति को लेकर चौंकाने वाले बयान सामने आ रहे हैं। कल तक ईवीएम और प्रशासन के दम पर चुनाव जीतने का आरोप लगा रहे विपक्षी दल आज कहीं न कहीं ये मानने लगे कि लाड़की बहना योजना ने जबरदस्त तौर पर महायुति को फायदा पहुंचाया। सोमवार से संसद का शीतकालीन सत्र भी शुरू हो रहा है और वक्फ बिल और मणिपुर में हिंसा को लेकर हंगामे के आसार हैं। इन्हीं तमाम मुद्दों पर चर्चा करेंगे। आज कुछ खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, उनके पास चलेंगे। उससे पहले देख लेते हैं क्या कुछ कहा गया है। विंटर सेशन के पहले हुई कांग्रेस ने अपना पक्ष, चूंकि वो मुख्य विरोधी दल है, रखते हुए सरकार से यह आग्रह किया है कि न्यूयॉर्क में, अमेरिका में, यूनाइटेड स्टेट ने जो वहां के डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस ने, एक कोर्ट ने संज्ञान लिया है कि यहां का एक प्रमुख औद्योगिक घराना जो सिर्फ उद्योग को ही नहीं नियंत्रित कर रहा है बल्कि इस सरकार को नियंत्रित कर रहा है, जैसी रिपोर्ट आई थी, अडानी समूह, लगभग 2300 करोड़ 2300 करोड़ की रिश्वत यहां सत्ता पक्ष में बैठे नेताओं को, अधिकारियों को, सोलर एनर्जी उससे जुड़े हुए तमाम उद्योगों के लिए दी गई है। ये गंभीर चिंता का विषय है। आर्थिक बड़ा घोटाला है। इससे अंदाजा लगाइए कि अगर 2300 करोड़ की रिश्वत है तो फिर इसमें घोटाला कितना बड़ा हो। आज ऑल पार्टी मीटिंग बहुत अच्छी तरह से हम लोगों ने कंडक्ट किया और सब पॉलिटिकल पार्टी के नेताओं ने अपना अपना पार्टी का मत रखा। हमने सब पार्टी का जो पॉइंट्स रखे हैं उसको नोट किए हैं और हमने अपील किया है कि ये शीतकालीन सत्र, विंटर सेशन ऑफ द पार्लियामेंट, बहुत अच्छी तरह से चले, ये हमने अपील किया है। और आज सकारात्मक, एक पॉजिटिव मन के साथ सब पार्टी ने अपने अपने मत रखे हैं और हम उम्मीद करते हैं कि जितना विषय इस विंटर सेशन पार्लियामेंट में आएंगे, अच्छी तरह से उसका डिबेट, डिस्कशन और साथ में सुझाव अच्छी तरह से होगा, मैं उम्मीद रखता हूं। सरकार कोई भी मुद्दा को अच्छी तरह से चर्चा करना चाहता है, इसलिए सदन अच्छी तरह से चले, हंगामा ना हो और समय को अच्छी तरह से उपयोग करे, ये हमारा ऑल पार्टी के नेताओं से अपील किया है। विभिन्न these statements have been made by the Prime Minister in the context of the Maharashtra state elections. Then why did the JMM Congress RJD alliance win the Jharkhand election? We raised the same issues that we have raised in Maharashtra as we did in Jharkhand also, whether it is the rights of the SC, ST, OBC, whether it's the rights of the minorities, whether it's the unemployment and the inflation issue. Yes, the verdict of Jharkhand is different from the verdict of Maharashtra. We accept the verdict. We will introspect both on the Jharkhand and the Maharashtra verdict and strengthen our party more and take the feedback that has come from the voters and from the electorate. आज राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नवनिर्वाचित विधायकों की बैठक हुई। हमने उनका स्वागत किया, सम्मान किया, सत्कार किया और साथ साथ में हमने हमारे पार्लियामेंट्री लेजिस्लेटिव पार्टी जो एनसीपी की है उसके नेता के पद पर अजीत पवार साहब का वहां पर चयन किया। सभी ने स्वागत किया इस बात का और साथ साथ में अजीत पवार साहब को ये अधिकार दिया कि आगे की जो भी बातचीत है उसमें आप
पार्टी के हिसाब से योग्य निर्णय लीजिए। सरकार में शामिल होने का भी निर्णय आपको अधिकार दिया गया है और बाकी की जो भी बातचीत होती है, नेचुरली हम लोगों का एक अलायंस है, तो अलायंस में तीनों पार्टियों के बीच में जो चर्चा होगी उसमें जो भी अधिकार उनको दिया गया है उस हिसाब से वो निर्णय योग्य ले। राष्ट्रवादी का जो कार्यकर्ता है उसको ऐसा लगेगा ना कि दादा मुख्यमंत्री बनना चाहिए। अभी महाराष्ट्र में जितने भी हमारे राष्ट्रवादी के जो कार्यकर्ता है, जो नेता है, उनकी सबकी इच्छा है कि दादा अगर मुख्यमंत्री बन जाए तो ये महाराष्ट्र को एक अच्छी दिशा मिलेगी, अच्छा काम ये महाराष्ट्र में हो जाएगा और दादा में भी वो काम करने की क्षमता है और अच्छा काम दादा कर सकते हैं। आपको मालूम है उप मुख्यमंत्री होने पर भी उन्होंने महाराष्ट्र के लिए जो काम किया है, अभी ये 2.5 साल में जो भी काम किया है, तो दादा का जो रिजल्ट आता है लोगों के सामने वो बहुत अच्छी तरह से आता है और हमारी भी इच्छा है कि दादा इस राज्य के मुख्यमंत्री बने। तो देखेंगे, अभी पॉलिटिक्स में अभी महायुति है तो सबको साथ में लेकर करना पड़ा। आदरणीय मोदी जी, आदरणीय अमित शाह इसके ऊपर डिसीजन लेंगे और सबको साथ में बिठा के कार्यक्षमता को सबकी है, फडणवीस साहब की भी है, शिंदे साहब की, दादा की भी है, लेकिन उसमें से कोई सॉल्यूशन अच्छे निकलेंगे तो महायुति के लिए अच्छा रहेगा, ऐसे मेरे ख्याल में। सत्र शुरू होगा शीतकालीन का, क्या इन नतीजों का असर दिखाई देगा? वायनाड से जीती प्रियंका गांधी वाड्रा पहली बार लोकसभा जा रही हैं। क्या कांग्रेस में इसको लेकर जोश आएगा? क्या कोई नई रणनीति बनेगी? और महाराष्ट्र में क्या देवेंद्र फडणवीस सीएम बन जाएंगे? कहीं मध्य प्रदेश और राजस्थान में जिस तरह से बीजेपी ने अचानक चौंका दिया था, कहीं वैसा ही कुछ महाराष्ट्र में होने वाला तो नहीं है, क्योंकि लगातार देर हो रही है, बहुत सारी मीटिंगें हो रही हैं। इतनी मीटिंगों की जरूरत क्या है? दिल्ली बुलाए गए हैं तीनों पार्टियों के नेता। दिल्ली से नाम तय होकर जाएगा, क्योंकि 26 नवंबर से पहले विधानसभा पूरी होनी है, शपथ होनी, सरकार बननी है, नहीं तो राष्ट्रपति शासन लगाना पड़ेगा, क्योंकि समय खत्म हो रहा है। तमाम मुद्दों पर चर्चा करेंगे। कुछ खास मेहमान हमारे साथ हैं। इस बीच उत्तर प्रदेश की राजनीति से भी चौंकाने वाले जो नतीजे आए हैं, उस पर समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव ने बेहद नाराजगी जाहिर की है। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा है कि कुंदरकी जहां की बात की जा रही है, बीजेपी जीती है, वहां 90% लोगों के हाथ में जो वोटिंग का निशान है, स्याही, वो दिखाई नहीं है। तो कैसे जीत गए? ये नए तंत्र की धांधली है, नए जमाने की धांधली है। एक ही व्यक्ति कई बार ईवीएम का बटन दबाता है, उसका वोट दर्ज हो जाता है। फिर से एक बार नया सवाल खड़ा कर दिया है और बीजेपी कह रही जब हारते हैं तब ईवीएम की बात करते हैं और जब जीतते हैं तो बात नहीं करते। झारखंड में जीते हैं तो वहां की बात नहीं कर रहे हैं, लोकसभा में यूपी में जीते थे तो वहां की बात नहीं करते थे। तो अपने हिसाब से नैरेटिव गढ़ना और अपने हिसाब से संवैधानिक संस्थाओं को गलत बताना, ये किस तरह की राजनीति है और क्या संसद में इसका असर दिखाई देगा? मणिपुर में जिस तरह हिंसा हो रही है, वहां उसकी बयानगी बार बार कांग्रेस सवाल उठाती है और जिस तरह से अडानी को लेकर जो हंगामा हुआ महाराष्ट्र की राजनीति में चुनावों के दौरान, उसको लेकर भी तमाम सवाल कांग्रेस लगातार उठा रही है। इसको भी क्या संसद में इसका भी असर दिखाई देगा? ये तमाम मुद्दे हैं जिन पर चर्चा होगी। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो कहा था, जो संबोधन में अपने जीत के बाद, कि विपक्ष पूरी तरह से जो उसका नैरेटिव था लोकसभा चुनाव के दौरान वो खत्म हो गया है। क्या वाकई खत्म हो गया है? हमने देखा था लोकसभा चुनाव के दौरान और उसके बाद किस तरह से राहुल गांधी जब संसद की पहली मीटिंग में पहुंचे थे और किस तरह से उनका जो बॉडी लैंग्वेज था कॉन्फिडेंस से भरा हुआ, क्या वो कल फिर दिखाई देगा? ये तमाम मुद्दे हैं जिन पर चर्चा करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ हैं, चलते हैं उनके पास, एक बार बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं। हमारे साथ जुड़े हैं तपोष पाल जी, नेता बीजेपी के। बहुत बहुत स्वागत तपोष जी। हिमांशु कुमार जी है, नेता कांग्रेस के, बहुत बहुत स्वागत है। मनोज यादव जी हैं, नेता समाजवादी पार्टी के, बहुत बहुत स्वागत है। शेखर कपूर जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले हिमांशु कुमार जी आपके पास आना चाहूंगा। जिस तरह संसद का सत्र कल शुरू हो रहा है और महाराष्ट्र में बहुत बुरी हार हुई है कांग्रेस की भी और उसके साथी को भी, इसका असर कल संसद के सत्र में दिखाई देगा या पहले की तरह ही राहुल गांधी जी नेता प्रतिपक्ष के तौर पर उसी अंदाज में दिखाई देंगे जैसे लोकसभा चुनाव के दौरान, क्या उसके बाद दिखाई दे रहे थे? बिल्कुल नवीन जी, श्री राहुल गांधी जी के
जो क्रियाकलाप है उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उनका जो तेवर है, जो जनहित से जुड़े मुद्दों को लेकर के वे लगातार एग्रेसिव रहे हैं, उन मुद्दों को लेकर के अब भी श्री राहुल गांधी जी उतने ही संवेदनशील हैं। और निश्चित रूप से कल जो लोकसभा का सत्र शुरू हो रहा है उसमें श्री राहुल गांधी जी को आप देखेंगे कि जो भी जनता से जुड़े मुद्दे हैं उनको लेकर के वो आएंगे। महाराष्ट्र का चुनाव जो हुआ उसके बारे में भी हम समीक्षा कर रहे हैं और हम समझने का प्रयास कर रहे हैं कि कौन सी ऐसी परिस्थिति आई कि लोकसभा चुनाव के समय में जो सामना करना पड़ा, ऐसी कौन सी परिस्थिति आ गई कि आज वही एनडीए आज इतने ज्यादा बहुमत के साथ वापस आ गई है फिर से राज्य में। ये समझने की बात है और इस पर हम चिंतन और मनन भी कर रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है हिमांशु कुमार जी, आज जो है शरद पवार जी ने साफ कर दिया, उन्होंने कहा योगी जी का जो नारा था उससे ध्रुवीकरण हुआ, मराठे और जो ओबीसी पूरे हमारा साथ छोड़ गए और उनके नारे का इतना असर हुआ है। आपके साथी हैं, मान रहे हैं वो? ये शरद पवार जी का अपना विचार है। देखिए, हम सहयोगी कल जरूर हैं, लेकिन हमारी विचारधारा में कहीं न कहीं कुछ तो अंतर होगा, तभी हम एक दल नहीं है। हम कॉमन मिनिमम प्रोग्राम पर काम करते हैं, जो समान विचारधारा जहां पर जिस बिंदु पर हम एक मत है उन विचारधारा को लेकर के चलते हैं, उस पर हम काम करते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि एनसीपी और कांग्रेस सारे मुद्दों पर एक विचार रखती तो फिर एनसीपी का बनने का क्या मतलब था? एनसीपी और कांग्रेस क्यों अलग अलग है? आज एक ही रहते, हम दोनों अलग अलग नहीं होते। ये मेरा ये मानना है। कल तक आप लोग, हिमांशु जी, कल तक जो बातें हो रही थी, कल तक आप लोग बार बार ईवीएम पर सवाल खड़ा कर रहे थे, प्रशासन के तंत्र का इस्तेमाल की बात कर रहे थे। अभी आप लोग विचार बदल गए क्योंकि बहुत सारा फीडबैक आपने ले लिया होगा, अपने जो लोकल विधायक जो चुनाव हारे जीते जो है उनसे फीडबैक आ चुका होगा आपका। देखिए, ये फीडबैक आ रहा है और महाराष्ट्र बड़ा राज्य है, हम सारे बिंदु पर समीक्षा कर रहे हैं। लेकिन एक चीज चौंकाने वाला जरूर है कि जो 61% वोट आया था पिछले बार, अभी देखिए 66% वोट हो गया। आप देखे होंगे किस तरह से हरियाणा के चुनाव के समय भी जो वोट प्रतिशत कहा गया था शाम के समय में कि वोट कास्टिंग इतना हुआ है, जो चुनाव आयोग द्वारा दिया गया था उसे 4% वोट बढ़ा दिया गया था अगले दिन। तो ये बहुत बड़ी चिंता की बात है। और जो वित्त मंत्री, हमारे केंद्रीय वित्त मंत्री है निर्मला सीतारमण जी, उनके पति के द्वारा जो बयान दिया गया था, जो 60 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने हेरा फेरी करके चुनाव जीता है, वो गलत तरीके का हथकंडा अपना करके चुनाव जीता है, तो ये तो संशय पैदा करता ही है और कहीं ना कहीं मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्त को संशय के घेरे में रखता है। देखिए, जिस तरह से चुनाव आयुक्त और मुख्य चुनाव आयुक्त का नियुक्ति हुआ था उसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को अलग कर दिया गया था, 2 सत्ता पक्ष के लोग थे और एक मात्र विपक्ष का आदमी था। उसकी भी हमारे जो नेता थे उनकी बात को, एक भी सुझाव को नहीं माना गया। तो हिमांशु जी, तो झारखंड में भी तो वही चुनाव आयुक्त ने चुनाव कराया ना, कि वहां कोई और करा रहा था? झारखंड में इनकी सरकार नहीं थी। आप देखिए ना, जहां इनकी सरकार होती है वो बहुत अच्छे तरीके से वो हेरा फेरी कर लेते हैं, लेकिन जहां राज्य में इनकी सरकार नहीं होती है वहां इनको कुछ न कुछ कठिनाई का सामना करना पड़ता है। और झारखंड की जनता ये समझ चुकी थी, महाराष्ट्र की जनता भी समझ रही है। महाराष्ट्र के लोग भी काफी चकित हैं, महाराष्ट्र के लोग भी चकित हैं कि किस तरह से यहाँ इस तरह का परिणाम आया। यह सोचने के लिए मजबूर है महाराष्ट्र की जनता भी। ठीक है तपोष पाल जी, ये नहीं मानेंगे, 24 घंटे हो चुके हैं रिजल्ट आए हुए जो है, और मुझे लगा तो शायद फीडबैक आ चुका होगा कि शरद पवार जी इस तरह बयान दे रहे हैं, लेकिन नहीं मानेंगे। कल संसद में आपको दिखाई देगा बहुत तगड़ा हंगामा होने वाला है, कोई ना कोई बयान लेकर राहुल गांधी जी जो है वह हंगामा करेंगे। अब तो प्रियंका गांधी जी भी आ गई हैं, आप लोगों ने बड़ी मुसीबत होने वाली है। जी, ये नहीं मानेंगे, ये तो मानी हुई बात है और ये खुद ही कह रहे हैं। देखिए, जो सरकारी महकमे के द्वारा गड़बड़ी की बात है वो खुद इन्होंने स्वीकार किया। इन्होंने बताया कि झारखंड में हमारी सरकार थी, हमने देखिए अपना पूरा तंत्र का प्रयोग किया और हम वहां पे काम कर गए। वहां पे हमारी सरकार नहीं थी, हमने वहां पे काम नहीं किया। तो देखिए, ये सरकार का किस तरीके से बेजा उपयोग करते हैं और उसका अपने तो ये खुद ही एक्सेप्ट कर रहे हैं। ये किसी से आपसे पूछने की जरूरत नहीं है, अभी कुछ ही देर पहले इन्होंने बताया। बाकी मैं बता दूं,
एक बहुत चर्चा इस इलेक्शन के रिजल्ट के बाद से, एक चर्चा बहुत ज्यादा फेमस है कि अगर आपके रथ में 5 घोड़ा है, उसमें से एक घोड़ा लंगड़ा है, तो वो बाकी घोड़ों को भी जो है उसके परफॉर्मेंस और उसको भी पूरे रथ को लंगड़ा कर देता है। तो इसमें लंगड़ा घोड़ा कांग्रेस है। ये हर एक जगह जाके पहुंच जाते, उसके बाद कुछ परफॉर्म नहीं कर पाते, बाकी जो क्षेत्रीय पार्टी है उसको भी खा जाते हैं। तो आज कांग्रेस को ये समझने की आवश्यकता है कि ये किस स्तर पे पहुंच चुकी है, इनका राजनीति जो धरातल है उस पे कहीं पे कुछ एग्जिस्टेंस है क्या। और राहुल गांधी इतने बड़े अनसक्सेसफुल लीडर, और अभी उनकी सिस्टर भी आ रही हैं, तो देखा जाए तो क्या गुल खिलाते हैं। बाकी अभी तक का जो ट्रैक रिकॉर्ड रहा है वो ये है कि ये संसद को, ये बस यही इनका ट्रैक रिकॉर्ड है। संसद होता है देश के काम के लिए, देश के उत्थान के लिए क्या डिस्कशन करना वो है। 24 का लोकसभा इलेक्शन ये हारे हैं, हरियाणा का इलेक्शन, स्टेट इलेक्शन हारे हैं, तीसरी बार हमने रिपीट किया और भारी मतों से आए हम। महाराष्ट्र का इलेक्शन हारे हैं, इनके पास सत्ता थी, 2.5 साल में इनकी पार्टी भी टूटी और इनकी सत्ता भी चली गई। और उसके बाद जब हम इलेक्शन पे आए 2.5 साल के बाद, केवल 2.5 साल का होने के लिए, उसके बाद जनता ने हमें हाथों हाथ लिया और किस तरीके से हमें इस सत्ता में को दिया है। तो ये कोई साधारण जीत नहीं है। बाकी झारखंड में तो हेमंत सोरेन वो सबसे ज्यादा करप्ट व्यक्ति हैं, वो जगजाहिर है, सारे जगह पे उसके एविडेंसेस मौजूद हैं, उसके बाद भी वो जीत रहे हैं। तो वो खुद ही कह रहे हैं कि हमने सरकारी तंत्र का बेजा किया है इसलिए हम जीते। अब आप भी वही आरोप लगाने लग गए कि तंत्र का बेजा इस्तेमाल की सरकार तो आपकी है केंद्र में, चुनाव आयोग पे तो आपका कंट्रोल होना चाहिए। आप कैसे कह सकते हैं कि वहां पे झारखंड नहीं, वो इंडिपेंडेंट है सर। नहीं सर, आप हमारे ऊपर इस तरीके से आरोप मत लगाइए सर। वो पूरी तरीके से इंडिपेंडेंट संस्था है और वो अपने निर्णय खुद लेती है। उसमें मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि केंद्र का दबाव, मैं कह रहा हूँ कि केंद्र की निगरानी अधिकारी तो केंद्र का है ना। तो कैसे झारखंड में बेईमानी हो गई आप कह रहे हैं? जो जब आप ये कहते हैं तो कहीं ना कहीं तो उनको ही मौका मिल जाता महाराष्ट्र की राजनीति पर सवाल उठाने का। नहीं, उन्होंने ये कहा कि स्टेट के अधिकारियों के द्वारा कुछ वोटिंग का, कुछ ये यूपी का बता रहे थे ना कि वहां पे पुलिस और डीएम ने वोट करा दिया, ये करा दिया, ये सब काम इन्होंने कराया होगा झारखंड में। वो मैं कह रहा हूं जो स्टेट के अधिकारी हैं वो किस तरीके से वोटिंग कराने, और वो खुद ही एक्सप्लेन कर रहे थे ना कि देखिए यूपी में पुलिस वोटिंग करा रहा है, डीएम वोटिंग करा रहा है, ये ठीक है। यूपी की बात आई तो मनोज यादव जी हमारे साथ हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। मनोज जी, अखिलेश यादव जी बहुत नाराज थे आज, बहुत प्रेस कॉन्फ्रेंस में गुस्सा थे। उन्होंने कहा था, कुंदरकी की बात कर रहे हैं, कह रहे हैं 1 लाख लोगों को वोट डालने नहीं दिया गया, उनके हाथों में स्याही नहीं दिखाई दी और ये सब फर्जी वोटिंग से जीत लिया, एक आदमी 3 बार बटन दबा देता है। ये संभव कोई मानता तो नहीं है, सुप्रीम कोर्ट तक ने कहा कि संभव नहीं है। तो कैसे अखिलेश जी मतलब केवल कहने के लिए कह रहे हैं कि या वाकई इसमें दम है कोई? हेलो, मेरी आवाज आ रही है? बोलिए, आ रही है आवाज। हाँ, समाजवादी पार्टी कभी बिना तथ्यों के कोई आरोप नहीं लगाती है। समाजवादी पार्टी को जो परसेंटेज कुमरकी में मिला है वो कभी भी आज तक, हम हारे हों, जीते हों, नंबर 1 पे रहे हों, नंबर 2 पे रहे हों, कभी इतना वोट समाजवादी पार्टी को नहीं मिला जो इस चुनाव में मिला। और मैं अगर कोई मनगढ़ंत कहानी कह रहा हूँ या हमारी पार्टी आरोप लगा रही है, तो क्या जो 100 से ज्यादा विजुअल है, डिजिटल विजुअल है, क्या वो एडिट वीडियो है क्या? और अगर वो एडिट वीडियो है तो जो समाजवादी पार्टी ने मौजूदा सत्ता से, चुनाव आयोग से जो अपील की थी चुनाव के दौरान, उसमें 7 पुलिस कर्मियों को सस्पेंड किया गया था। वो क्या था? एक बात, लोगों को वोट नहीं डालने दिया गया और बड़ी तादाद में नहीं लाने दिया गया, ये बात किसी से छिपी नहीं है। किस तरीके से बूथ कैप्चरिंग की गई ये आप लोग अभी सोच भी नहीं सकते कि नए भारत में, जिसमें योगी, मोदी और आरएसएस का जलजला जल रहा है, इसमें इस तरह की चीजें की गई हैं जो शायद भारतीय इतिहास में बहुत कम देखने को मिलेगी। 80 से 90 और 2000 के दशक तक हम आप देखते थे कि तमाम सारे चुनावी प्रक्रिया में बैलेट लूट लिए जाते थे। उस प्रक्रिया से टीएम शेषन जी ने और चुनाव के तमाम सारे चुनाव आयुक्तों ने
उस प्रक्रिया को बंद कराया इस देश में। और तब तो हमारी सरकार में नहीं हुआ करती थी। लोग कौन बैलेट लूटते थे, कौन नहीं लूटता था, ये मैं आज चर्चा का विषय नहीं रखना चाहता, क्योंकि कई दशक पुरानी बात है। लेकिन नए भारत में जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ की सरकार में नंगा नाच हुआ है लोकतंत्र को लूटने का, संवैधानिक मर्यादाओं को तोड़ने का, तो मुझे नहीं लगता है कि किसी आम चुनाव में, उपचुनाव में आम जनता को इस तरह किया गया हो। एक महिला के सामने कैसे पुलिसकर्मी पिस्टल दिखाता है, उस महिला के हाथ में क्या था? बम था, चाकू था, कट्टा था, सिर्फ बैलेट पेपर, उसका वोटर कार्ड। मनोज जी, ये सब बातें आप लोग कल से कह रहे हैं, ठीक है, आज अखिलेश जी ने भी उसको दोहराया है, लेकिन अगर इतना ही कुछ करना था तो कानपुर की सीसा में वो सीट वो भी जीत लेते। जो अखिलेश जी जो जीते आपने, जो है वो भी जीते, 2 सीटें वो भी जीत लेते, फिर जो है झारखंड में जीत लेते, फिर क्यों छोड़ दिया जो है उनको? आपका बहुत धन्यवाद कि आपने कम से कम सरकार की तरफ से जस्टिफाई कर दिया कि नहीं, अगर सरकार बेईमानी न करती तो ऐसा ना होता। मैंने कहा 100 डिजिटल प्रूफ्स हैं, 100 से ज्यादा। आप मेरी बात को काहे मान रहे हो भाई? आप मेरी बात मत मानो ना, आप उस डिजिटल प्रूफ को गलत साबित करो ना, कि एडिट वीडियो हैं, ऐसी चीजें नहीं हुई हैं, लोगों को नहीं रोका गया, पिस्टल नहीं दिखाई गई है, लोगों को घर में कैद रखा गया, धमकी नहीं दी गई है, तो कहिए ना ऐसा, तब तो ठीक है। और बीजेपी की तरफ से पांडे जी बैटिंग करने से मिलेगा कुछ नहीं, होगी सिर्फ एक ही चीज, लोकतंत्र की हत्या। बीजेपी की तरफ से बैटिंग क्यों करेंगे? हम तो जनता की तरफ से बैटिंग कर रहे हैं। जनता का जो वोट आया है उस पर जो चुनाव आयोग ने वोट जो रिजल्ट जारी किया, हम तो उस पर बात कर रहे हैं। अगर आपको उस पर ऐतराज है तो आप लोग क्या कोर्ट जाएंगे? हम तो ये पूछ रहे हैं, क्या कोर्ट में कोई? आप कोर्ट का सवाल पूछेंगे तो मैं कोर्ट का जवाब दूंगा। आप बीजेपी के लिए बैटिंग करेंगे तो हम बीजेपी की तरफ से थोड़ी नहीं बैटिंग करेंगे। जनता की तरफ से बैटिंग कर रहे हैं, जनता के सवाल का जवाब दीजिए। बीजेपी के लिए बैठे हुए हैं बीजेपी के प्रवक्ता, जनता का सवाल का जवाब दीजिए ना। जनता जो कह रही है, हमने जो फैसला दिया है, आप हमको नहीं मान रहे हैं। मुझे डिस्टर्ब करके आप जस्टिफाई नहीं कर पाएंगे। हमारा सीधा आरोप, जस्टिफाई हमको नहीं करना है, जस्टिफाई आपको करना है अपने आरोपों पर। आपने ये क्यों कहा कि अगर बीजेपी को जीतना होता तो वो कुदर की ओर करा लेती? सवाल जनता के दिमाग में है, इसलिए जनता की तरफ से हमने पूछा आपसे। क्यों ना कहेंगे भाई? आपको पता है कि कराल के कितने बूथों पे बूथ कैप्चरिंग किए बीजेपी ने? बताइए ना, आप बताइए। कम से कम कई दर्जन बूथों पे बूथ कैप्चरिंग की, उसके बावजूद नहीं जीत पाया। ये समाजवादी पार्टी का आरोप है। और आपने क्या किया है? चुनाव आयोग तो मुंह बगीर बन जाता है ना। चुनाव आयोग को तो पता नहीं किसका डर पड़ा है। अभी यही कांग्रेस शासित राज्य होता, यही समाजवादी पार्टी शासित राज्य होता, तो ये चुनाव आयोग दुनिया का सबसे ताकतवर। चलिए मनोज यादव जी, ये बताइए अभी आप लोग क्या करने वाले हैं? इस नतीजे को लेकर कुछ क्या करने वाले हैं? नहीं, निश्चित तौर पर जो संवैधानिक दायरे से लड़ सकते हैं उससे लड़ेंगे, और जो बिना संवैधानिक दायरे से अगर लड़ाई दी जा सकती तो उससे भी लड़ेंगे। कल संसद सत्र शुरू हो रहा है, संसद में आवाज उठेगी, संसद में बोलेंगे सब मुद्दों पर। आवाज उठेगी, सदन की गरिमा बहुत बड़ी, वहाँ कोई झूठ नहीं बोलता। और समाजवादी पार्टी जो बात कहेगी सदन में कहेगी, सड़क पे कहेगी। और जो अधिकारियों ने बदनामी की है, जो अधिकारियों ने उत्तर प्रदेश का सर झुकाया है, जिन अधिकारियों के दम पे योगी आदित्यनाथ वो काजू कतली की बर्फी खा रहे हैं, उन सब का हिसाब किताब होगा। ये समाजवादी पार्टी है, याद रखें। ठीक है, फिर आते हैं अगले दौर में आते हैं। शेखर कपूर जी, जिस तरह से नतीजे आए हैं और विपक्ष जो है बिल्कुल मानने को तैयार नहीं, हालांकि विपक्ष महाराष्ट्र में तो कई धड़े मान गए हैं, क्योंकि शरद यादव जी का बयान आज आया है कि योगी जी ने वहां पर जो नारा दिया उसकी वजह से ध्रुवीकरण हुआ और हमारे वोट जो है चले गए। यूपी की बात हो रही है, और यूपी में जिस तरह से हुआ, अखिलेश यादव जी भी कह रहे हैं कि बहुत गड़बड़ हुई है, अभी प्रवक्ता महोदय भी कह रहे हैं आपके सामने। क्या लगता है आपको, पूरा सीनरी क्या है और संसद में कल क्या कुछ करने होगा? देखिए, कुल मिलाकर मैं इस सत्र के अंदर ये अपेक्षा करता हूं कि ये सत्र जो है पूरा सौजन्यता के साथ में चलना चाहिए। और इस सत्र के अंदर कुल मिलाकर जो है कई परीक्षाएं भी होंगी, और परीक्षा विशेषकर कांग्रेस के अंदर और विशेषकर राहुल गांधी के लिए ये परीक्षा का समय है। आपने देखा होगा कि जो 17वीं लोकसभा थी जो पिछली वाली, और ये 18वीं लोकसभा का जो दूसरा सत्र है, लेकिन पिछले सत्र के अंदर भी शोर शराबा और हंगामा होता रहा। कल के इस सत्र के आरंभ होने से पहले ही 2 राज्य विधानसभाओं के जो चुनाव परिणाम आए हैं, उससे निश्चित रूप से कहीं ना कहीं से भारतीय जनता पार्टी उत्साहित है। जो महायुति है वो पूरी, और उसमें उसके जो साथ में जो संगठन जुड़े हुए हैं, जो राजनीतिक दल जुड़े हुए हैं, उनमें एक कुल मिलाकर जोश तो है उनके अंदर। लेकिन कुल मिलाकर आप ये भी देखेंगे कि ये सत्र जो संसद का सत्र होता है वो राजनीति के लिए नहीं होता, बल्कि वो
जनता की भावनाओं को पूरा करने के लिए होता है। सत्र को जब बुलाया जाता है तो कुल मिलाकर उसका जो पवित्र भावना है उस लोकतंत्र के उस मंदिर के अंदर वो यही होती है कि सारे सांसद अपने कर्तव्य का, अपनी ड्यूटी का पूरी ईमानदारी के साथ में निर्वहन करें। कहने के लिए हैं, लेकिन विपक्ष क्या करने वाला है? जो हार की बात अभी से जो टीवी चैनल्स पे कर रहे हैं लगातार पिछले 24 घंटे से, वो क्या संसद में दिखाई देगा? वो सब बातें जो अभी मनोज जी ने कही, ये सब संसद में कहेंगे, हंगामा होगा? नहीं, देखिए, विपक्ष के पास में मुद्दे तो बहुत सारे हैं। जैसे कि आप जो उद्योगपति अडानी का मामला है, संसद है, इसके अलावा जो है वक्फ बोर्ड का मामला है, और इसके अलावा सबसे बड़ी मुख्य बात आप ये भी देखेंगे संसद सत्र की विशेषता होगी कि एक ही परिवार के 3 लोग जो है, सोनिया गांधी और उनकी बिटिया और उनके पुत्र राहुल गांधी, ये तीनों लोग भी दिखाई पड़ेंगे। ये पहली बार ऐसा होगा कि एक परिवार के 3 सदस्य पार्लियामेंट में दिखाई पड़ेंगे। लेकिन मेरा कहना यह है कि कुल मिलाकर इस संसद के सत्र के अंदर कुल मिलाकर जो है संसदीय कार्यों को जो होते हैं उनके ऊपर ध्यान देना चाहिए। शोर शराबा करने से देखिए कोई काम नहीं चलेगा। अभी तक जो है 17वीं लोकसभा के अंदर मैं देखता रहा, और 18वीं लोकसभा का ये पहला सत्र मैंने जो पिछली बार जो बीता था उसमें ये देखा कि हंगामा होने के कारण जो है एक व्यक्ति की, एक राष्ट्रीय स्तर के नेता की छवि भी प्रभावित होती है। उस छवि के जैसे कि आपने देखा होगा कि संसद के इस सत्र के अंदर लगातार अगर आप हंगामा करते हैं, लगातार आप बहिर्गमन करते हैं, आप संसद का वॉकआउट करते हैं, संसद में आप अगर शोर शराबा करते हैं, कागज फाड़ते हैं, तो इससे विपक्ष की जो महत्ता होती है, विपक्ष की जो गरिमा होती है वो प्रभावित होती है। और इसके अलावा सत्ता पक्ष को इस बात का मौका मिल जाता है कि साहब संसद ही नहीं चलने दे रहे हैं, संसद के अंदर काम ही नहीं करने दे रहे हैं। तो मेरा कुल मिलाकर यह कहना है कि लोकसभा के अंदर इस बार राहुल गांधी एक नेता हैं, एक उस सदन के नेता हैं। उस सदन के नेता होने के नाते उन्हें अपनी गरिमा का ध्यान रखना होगा, अपने पद की गरिमा का ध्यान रखना होगा, और इस बात को भी ध्यान रखना होगा कि भले ही इस सत्र के अंदर जो है सत्ता पक्ष जो है उनको उत्तेजित करे, या लेकिन उससे उत्तेजित भी ना हो। ये वक्त के साथ में, उम्र के साथ में, उनके साथ में ये संजीदगी आनी चाहिए, और इस बात की अपेक्षा लोकसभा ही नहीं पूरा देश करता है। बिल्कुल, शेखर जी कुछ कहना चाह रहे हैं, मनोज यादव जी कुछ कहना चाह रहे हैं आपसे, बोलिए। देखिए, जितने आईने, जितनी इबादतें कही गई, बताई गई विपक्ष के लिए, ये किसी भी स्वस्थ लोकतंत्र का प्रतीक नहीं है, ना इसका कोई मेरे ख्याल से स्थान होना चाहिए। अरे विपक्ष तो ऑलरेडी उसके पास बहुत कसमकस रहती है। आप सरकार को क्या आईना दिखा पाए? क्या सरकार ने विपक्ष की आवाज को सुना? राहुल गांधी को तो इस देश में ज्ञान सब बता सकते हैं। क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के तमाम सारे जो क्रियाकलाप है, चुनावी जो प्रक्रिया, 87,000 करोड़ से ऊपर का पैसे का बटना, नोटों के बंडल महाराष्ट्र के चुनाव में जिस तरह से पकड़े गए, और सत्ता ने जिस तरह नंगा नाच किया, उस पर कौन बोलेगा? उसके बोलने के लिए पाकिस्तान के अपने वरिष्ठ पत्रकार को बुलाया जाए क्या? आप बोल तो रहे हैं, लेकिन जनता नहीं सुन रही है। समस्या तो ये है। नहीं, हम तो अपने दायित्व का निर्वहन कर रहे हैं, बाकी लोग क्या घंटी बजा रहे हैं कि घंटा बजा रहे हैं? आप कोर्ट जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, आप इस चुनाव के नतीजों को लेकर कोर्ट जाएंगे आप, केवल चैनल पे बोलेंगे? मिस्टर पांडे, एक बात आपको स्पष्ट कर दूं, हमें हमारे कामों के बारे में कोई ना बताए, हम तो कर रहे हैं। वो लोग बताएं जो डर के साये में जीते। कोई बता नहीं रहा आपको, आपसे पूछ रहे हैं कि क्या करेंगे। आपके समर्थक भी चैनल देखते हैं। हमको जो करना है हम करेंगे, हाँ, हमको जो करना है करेंगे। लोकतंत्र की रोज हत्या करने वाले, सत्ता पे जो सवाल ना उठा पाए, उनको अपनी पुश्तों से पूछना चाहिए कि हमारा जन्म वाजिब था। इस चैनल के शो में आप बहुत कम आए हैं, आपको पता नहीं यहाँ कितने बड़े बड़े सवाल उठाए गए हैं। यहाँ बीजेपी के नेता रोके गए यहाँ पर। क्या बात कर रहे हैं आप जो यादव जी? किससे बात कर रहे हैं आप? किस शो की बात कर रहे हैं आप? एक सेकंड, नए आए इसलिए नाम पढ़ के सरनेम पढ़ के जो है अंदाजा मत लगाइए, ठीक है? यहाँ पर बड़े बड़े सवाल पूछ जाते हैं ईमानदारी के साथ। पूछ रहा हूँ, आई डोंट एनी एलिगेशन फॉर यू एंड योर चैनल। आप एलिगेशन लगा रहे हैं, दोबारा फिर लगाया आपने। पत्रकार महोदय ने कहा है, तो विपक्ष को आईना क्यों दिखा रहे हैं? क्या दिखा रहे भाई? बिल्कुल दिखाएंगे, जब उनका नंबर आएगा। जनता ने उनको मैंडेट दिया है और आपने उसको रिजेक्ट किया है, तो आप सवाल पूछेंगे क्यों कर रहे हैं? जब और झारखंड में उनसे सवाल पूछ रहे हैं, क्या लोकतंत्र को लूट लेगी? और सत्ता ये तो आप कह रहे हैं, आपके कहने से लूट जाएगा क्या? आप सुप्रीम कोर्ट को नहीं जा रहे हैं? आप बोलिए, हम जाते सुप्रीम कोर्ट। लूट गया, बोलिए ना, सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं आप?
देश की इज्जत तार-तार कर दी। आप क्यों नहीं बोल रहे चैनल पे? बोलने से क्यों बच रहे हैं? आप सुप्रीम कोर्ट जाइए, कल मैं आपका बयान चलाऊंगा इस चैनल पे। अरे आप रोज चलाइए, मनोज यादव को तो दुनिया चला रही है। मैं ऐसा आप तो कहने से ही बच रहे हैं जी, आप तो यही नहीं कह पा रहे कि मैं सुप्रीम कोर्ट जाऊंगा। मैं सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, हमारी क्या समझी रहेगी उसको भी बताने की आप केवल चैनल पर बयान देंगे, काट के अपने सोशल मीडिया पे चलाएंगे और अपने जो है समर्थकों को दिखाएंगे, इससे तो कुछ नहीं करेंगे आप, पता है हमको। मिस्टर पांडे एक सेकंड, एक लाइन सुन लो, आपने मेरे वर्डिक्ट पे ध्यान ही नहीं दिया। मैंने कहा कि विपक्ष संवैधानिक दायरे का प्रयोग करेगा और गैर संवैधानिक दायरे का भी प्रयोग करेगा। ये बात आपने क्यों नहीं मुझसे रिपीट सवाल में पूछी कि गैर संवैधानिक क्या प्रयोग करेंगे? ये भी हमको बता दीजिए, हम क्या पूछे, आप क्या बोले हैं, सब हमको आप बता दीजिए। मैं सब कुछ हर परिभाषा को परिभाषित थोड़ी नहीं कर पाऊंगा, आपको तो पूछना आप ही हमको बता दीजिए चैनल कैसे चलेगा, देश की पत्रकारिता कैसे चलेगी, वो बता दीजिए आप। शेखर जी को किसने टेंडर दिया है कि राहुल गांधी का और विपक्ष का? टेंडर क्या है? वो पत्रकार है, वो बोलने का, उनको बोलने की आजादी है। टेंडर वाली क्या बात है इसमें जी? करने के लिए बैठे क्या? सरकार से कौन सवाल पूछेगा? सिर्फ विपक्ष? सरकार से सवाल पूछेंगे, लेकिन आप थोड़ी बताएंगे वो क्या पूछेंगे। वो पत्रकार हैं, वो क्या पूछे क्या ना पूछे, ये आप थोड़ी बताएंगे। स्पष्ट रूप से आपको बता दे रहा हूँ, मेरा सिर्फ एक ही काम है और वो ये विपक्ष के नाते सरकार से सवाल पूछना। चौखंबा व्यवस्था इसीलिए इस देश में लागू है, बिल्कुल पूछा जाता है, इसी शो में पूछा जाता है और आपको फिर बुलाया जाएगा, फिर आप देखेंगे क्या सवाल पूछे जाते हैं। ये बैठे तपोस पाजी पूछिए। तो मेरी आवाज नहीं कर पाएगी, इस चक्कर में मत रहिएगा, मेरी आवाज पूरी आएगी। मैं अपनी 2 लाइनें खत्म करके अपनी बात खत्म करता हूँ। मैं स्पष्ट रूप से एक लाइन पूछना चाहता हूँ। चौखंबा व्यवस्था में न्यायपालिका, जो राज्यपालिका आपकी है, कार्यपालिका जो है, इसके बाद जो ब्यूरोक्रेसी है और जो पत्रकारिता है, क्या कर रही है पत्रकारिता? सरकार के ऊपर सवाल पूछने के लिए होती है कि विपक्ष के ऊपर सवाल पूछने के लिए होती है? और मेरा सिर्फ एक ही आरोप है, आप हमारे लिए सवाल ना पूछो, हमको मालूम हमें क्या करना। उनसे पूछो जिन्होंने जनता से कहा था कि 2 करोड़ रोजगार हम देंगे आपको, लेकिन क्या बात की जा रही है? आज 3 लोगों की हत्या कर दी गई और जिस तरीके से न्यायपालिका का इस्तेमाल कर रही है सरकार और संभल की घटना घटी, कोई पत्रकार पूछ रहा है क्या कि नंगा नाच उत्तर प्रदेश में किया जा रहा है? कोई पूछ रहा है? मानिए सुप्रीम कोर्ट, माननीय मनोज यादव जी, सब कुछ पूछा जा रहा है, लेकिन जैसा आप चाहते हैं, जैसा आप चाहते हैं, जो शब्द आप चाहते हैं, जरूर हो सकता है वैसा ना पूछा जा रहा हो, ठीक है? जरूर सब बातें पूछी जाती है। स्पष्ट रूप से मैं कह सकता हूं कि जो जिस तरीके से विपक्ष को बार बार कैटेगराइज करके और उसको कटघरे में खड़ा किया जा रहा है, ये लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं है। मैं फिर बता रहा हूँ, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, आप हमारी तारीफ करो, हमें नहीं चाहिए आपकी तारीफ, लेकिन सरकार से सवाल पूछने की आदत डाल लीजिए, न पीढ़ियां भीख मांगेंगी। ये मैं दावे से कह रहा हूँ। गुलामी जैसे 200 साल थी, 800 साल थी, वैसे फिर आने वाले समय में ठीक है। फिर आते हैं, आपका छोटा सा ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के बाद लौटेंगे, सवालों का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। भैया, अरे वाह, खेतों में कौन सी फसल लगाए हो? 12 महीने कमा कर दे ऐसी फसल। क्या? मैंने नया व्यवसाय शुरू किया है। उसके लिए पैसे? इसमें किसी निवेश की जरूरत ही नहीं। अच्छा मुखिया जी। अरे मुखिया जी नमस्ते। अरे हरी, कब आ रहे हो? आप बस चलिए, मैं पहुंचता हूं। अब मैं LIC एजेंट हूं। LIC एजेंट बनो, अब बड़ा सोचो। हमारी वेबसाइट पर जाएं या अपनी नजदीकी LIC शाखा से संपर्क करें। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से मैं जितेंद्र सिंह। हिमाचल की राजधानी शिमला से ANB न्यूज के लिए मैं टीना ठाकुर। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से मैं अखिलेश तिवारी राजपुर। देवभूमि उत्तराखंड से मैं अमित चौधरी। राजनांदगांव वाराणसी, चंबा, भूतपुर, गुरुग्राम, खरौना, फरीदाबाद, करनाल, लुधियाना, हरिद्वार, रुड़की, सीतापुर, गौतम बुद्ध नगर, अमेठी, फिरोजाबाद, चित्रकूट, हमीरपुर, कानपुर नगर से ANB न्यूज के लिए मैं सत्यम गोस्वामी। सबसे बड़ा नेटवर्क ANB न्यूज। ब्रेक के बाद राजधर्म में फिर आपका स्वागत है। आज बात कर रहे हैं कल होने वाले संसद सत्र और महाराष्ट्र झारखंड के चुनाव नतीजे आए हैं और यूपी को लेकर जो लगातार
जो आरोप प्रत्यारोपों का दौर चल रहा है, उन सब का जो है अक्स कल संसद सत्र में दिखाई देगा। तमाम मेहमान हमारे साथ हैं, एक बार फिर चलते हैं उनके पास, बातचीत का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। तपोष पाल जी है नेता बीजेपी के, हिमांशु कुमार है नेता कांग्रेस के, मनोज यादव है नेता समाजवादी पार्टी के, शेखर कपूर जी है वरिष्ठ पत्रकार। शेखर जी, आपकी बात पूरी नहीं हो पाई थी, फिर एक बार फिर आपके पास आना चाहूंगा। जिस तरह से सवाल उठाए जा रहे हैं, आपको लगता है कि सवाल जो है जो उठाए जा रहे हैं उनको लेकर किसी न्यायिक संस्था के पास जाना चाहिए ताकि दूध का दूध पानी का पानी हो सके, जनता समझ सके? क्योंकि जनता ने अपना काम कर दिया, नतीजे आ चुके हैं, अब काम किसको करना है? केवल सवाल उठाने से काम चलेगा क्या? आपने मेरे से पूछा सवाल? जी जी, मैं आपसे पूछ रहा हूं, नतीजे आ चुके हैं, उस पर जो लोग सवाल उठा रहे हैं उनको केवल सवाल मीडिया पे उठाने चाहिए या उनको कोई संवैधानिक संस्था पे जाना चाहिए, कोर्ट जाना चाहिए? देखिए, अभी जो लोग भी हमारे साथ में इस डिस्कशन में हिस्सा कर रहे हैं, जो भी जिन पार्टियों के सज्जन भी हों, जो मीडिया के ऊपर सवाल उठा रहे हैं, व्यवस्थापिका पे सवाल उठा रहे हैं, मेरा कुल मिला के कहना है कि आप लोगों को बोलने का अधिकार है, आप बोल सकते हैं। लेकिन जो है, जो व्यक्ति अपनी जिम्मेदारियों को जिस तरीके से निभा रहा है वो निभाने वाले लोग हैं। ठीक है, अगर राजनीति के अंदर भी कुछ लोग ठीक नहीं है तो उसी प्रकार से हो सकता है कि कुछ पत्रकारिता में मीडिया के अंदर ना हो, लेकिन मैं ये मान के चलता हूं कि आज हमारा देश का लोकतंत्र जो चल रहा है वो कहीं ना कहीं से जो है मीडिया के साथ में, पत्रकारिता के साथ में, इसके अलावा संसद के अंदर भी कुछ अच्छे राजनेताओं के कारण ही चल रहा है। तो नकारात्मक भूमिका को करने की और सोचने की जरूरत हम लोगों को बिल्कुल नहीं है। ठीक है, हम सवाल कर सकते हैं, हमें सवाल करना चाहिए, लेकिन हमें जो है सहन शक्ति का भी परिचय देना चाहिए। कुल मिलाकर मैं संसद के इस सत्र को लेकर जो आपने सब्जेक्ट चुना था और जिसको आधार बनाकर जो है पार्टिसिपेंट्स आज सारे मौजूद हैं, तो मेरा कुल मिलाकर उस सत्र को लेकर यही कहना है कि इस सत्र के अंदर अब आप इस बात को भूल जाइए कि महाराष्ट्र के अंदर जो रिजल्ट परिणाम आए या जो है झारखंड के जो परिणाम आए या उसके पहले जो हरियाणा के चुनाव आए, इन सब चीजों को भूल जाइए। इस वक्त आपके सामने, संसद के सामने महत्वपूर्ण 16 विधेयकों की लंबी सूची पड़ी है। इनमें कार्य सूची में 10 विधेयक पड़े हैं। इसके अलावा आपको कई विषयों के ऊपर राष्ट्र के समक्ष जो है सत्तारूढ़ दल को और विपक्ष को भी अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करना है। भाई, जैसे कि जो 16 विधेयक पड़े हैं, उन 16 विधेयकों पर कहीं ना कहीं से संसद में काम तो होना चाहिए ना। अभी इसी प्रकार से जैसे वक्फ बोर्ड का मसला है या क्या नाम है, आज जो देश के अंदर जो उत्तर प्रदेश के संभल के अंदर जो हिंसा हुई है, ये जैसे विषय हैं। इसी प्रकार से अडानी जैसे मामले के अंदर हमने देखा कि जो है चुनाव के दौरान जो है कुल मिलाकर जो है अडानी को एक विषय बनाया गया, लेकिन आज ही अमेरिका से जो नई रिपोर्ट्स आई हैं उसमें ये स्पष्ट रूप से कहा गया है कि साहब, अडानी जैसे व्यक्ति को जो है आप संबंध करते हैं तो उनको बुलाना इट इज नॉट ए वेरी इजी जॉब। वो आपको कूटनीतिक डिप्लोमेटिक चैनल्स का उपयोग करना पड़ेगा। तो मेरा कुल मिलाकर ये कहना है कि चुनाव के अंदर जो विषय उठे उनको आप भूल जाइए। इस वक्त आपका संसद का सत्र चालू हो रहा है और संसद के इस सत्र के अंदर आपने जो है जिसकी प्रतीक्षा हर सांसद बड़ी संजीदगी से करता है, लेकिन अभी तक का जो कालांतर का इतिहास रहा है, मैंने 16वीं लोकसभा में भी देखा, 17वीं लोकसभा में भी देखा और इस 18वीं लोकसभा का जो पहला सत्र अभी निकला है कि इनके अंदर कामकाज जो है वो निपटाया जा रहा है, किए नहीं जा रहे हैं। शेखर कपूर जी, देखिए जगह नतीजे ताजे आए हैं। एक सेकंड पूरी बात, एक सेकंड। संसद के अंदर सांसदों को बोलना चाहिए, सांसदों को हो हल्ला नहीं करना चाहिए। संसद में बोलने के लिए ही सांसद पहुंचे हैं, संसद में काम करने के लिए पहुंचे हैं, ना कि जो है शोर शराबा करने के लिए पहुंचे। अब आप अपनी बात कह सकते हैं। मैं केवल ये पूछ रहा हूं कि जो लोग, मनोज यादव जी यहां बैठे हैं या जो भी पार्टी के लोग बैठे हैं या जो सवाल उठा रहे नतीजों पर, उन्हें कोर्ट क्यों नहीं जाना चाहिए? उन्हें क्यों नहीं कहना चाहिए कि देखिए ये गड़बड़ हो रही है और हम कोर्ट के पास जाते हैं? कहां जाएंगे आप? जनता ने आपको जो मैंडेट दे दिया है, अगर उसको आप स्वीकार नहीं करते तो कहीं ना कहीं तो जाएंगे आप, कि केवल चिल्लाएंगे? इस पर क्या होना चाहिए? मेरे से पूछा आपने? हाँ जी, आपसे पूछा, काउंटर सवाल जो मनोज जी ने खड़ा किया आपके लिए। नहीं, देखिए, मनोज जी ने जो भी सवाल किया वो उनका अपना एक राजनीतिक दल के रूप में वो अपना कर सकते हैं। और जहां तक ये है, कोर्ट के मामलों के अंदर हर वक्त हर व्यक्ति को कोर्ट के अंदर जाना चाहिए, मैं ये भी नहीं समझता हूं। व्यवस्थापिका है, देश के अंदर सरकारों का गठन किस लिए हो रहा है? राज्य सरकारें क्यों चुनी जाती हैं? लोकसभा क्यों चुनी जाती है? जब नहीं नतीजों को जब नहीं मानेंगे तो कहां जाएंगे? उसी के पास जाएंगे, राष्ट्रपति के पास जाएंगे? नहीं, कुल मिलाकर देखिए,
राज्य सरकारों को या केंद्र की सरकारों को एक समय तक काम करने दिया जाना चाहिए, और जो फिर जो कोर्ट के जो डिसीजन आते हैं आप उनको भी एक्सेप्ट नहीं करते हैं। आप अदालत में जाते हैं, जब आपके फेवर में आता है तो आप उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं, जब फेवर में नहीं आता तो आप न्यायपालिका पे सवाल उठाने लगते हैं। ऐसे 10 उदाहरण में जो है अपने राजनीतिक मित्रों को दे सकता हूं जो इस समय पार्टिसिपेंट्स में कर रहे हैं, कि अगर अदालत निर्णय नहीं दे रही है आपके पक्ष में तो आप अदालत के निर्णय को मानने को तैयार नहीं है। कई ऐसे मसले मैं आपको उदाहरण के रूप में दे सकता हूं। तो मेरा कुल मिला के ये है कि अदालत में आदमी तभी जाए, कोई पार्टी या संगठन तभी जाए जब। ठीक है, मनोज जी अभी आऊंगा आपके पास, पहले बीजेपी तपोष पाल जी। मैं शॉर्ट में दे रहा हूँ क्योंकि उन्होंने ये कोर्ट का हवाला दिया, इसलिए मुझे बोलना पड़ेगा। मैं जवाब दे लूं 1 मिनट में बस। मेरा पांडे जी सिर्फ इतना सवाल है कि आज संजय राउत जी ने एक बड़ा आरोप लगाया है माननीय सुप्रीम कोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीश थे कि जब वो महाराष्ट्र का मामला, जो उनके दल के 40 विधायकों का मामला था या एनसीपी का मामला था, जिस पार्टी का ट्रांसफर की बात थी, जिस तरीके से डेलीगेशन के जो लोग थे, उनके मेंबर्स थे, वो तमाम डेलीगेट जो होते हैं किसी पार्टी के, उनका एक बड़ा और सब कुछ उनके पक्ष में था, उसके बावजूद भी दल का दल माननीय कोर्ट ने एक तो पहले उसको लेट किया, इसके बाद उस सरकार को पूरा समय दिया और इसके बाद उनको पार्टी भी दी। ये ठीक है तपोष पाल जी, संजय राउत जी ने तमाम सवाल उठाए। ठीक है, देखिए समय कम है, अभी सबका बोलने का मौका दीजिए। तपोष पाल जी, बहुत सारे सवाल उठे हैं, विपक्ष लगातार सवाल यूपी की जीत पे उठा रहा है, महाराष्ट्र की जीत पे उठा रहा है और कह रहा है कि बीजेपी ने पूरे देश की व्यवस्था को जो है अपने हाथ में कैप्चर कर लिया है। नहीं, देखिए इसके पीछे 2-3 रीजन है। मैं पहले जवाब दे दूं, यूपी को लेके जो चीजें उठाई गई हैं उसको मैं बता दूं। वो एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे कि इतना कम वोटिंग सपा समाजवादी पार्टी के लिए क्यों हुआ और कैसे उनकी जो धरातल है वो खिसकती हुई नजर नहीं आ रही, खिसक गई पूरी। उसके पीछे रीजन है, आपने ठगा है लोगों को। क्या कह के ठगा है वो बता रहा हूँ जी। आवाज आ रही, बोलिए। लोकसभा जी से तुरंत 4 जून से जो है खटाखट टेक्नोलॉजी से तुरंत पैसा मिलना शुरू हो जाएगा, वो खराब हो गया। आपने ये कहा कि संविधान खत्म हो जाएगा अगर भाजपा आ जाएगी सरकार में, वो भी नहीं हुआ। भाजपा सरकार आई और आरक्षण खत्म हो जाएगा, उसके बाद दलितों की बड़ी बुरी स्थिति हो जाएगी, वो भी नहीं हुआ कुछ। मुस्लिम खतरे में आ जाएंगे, उनके ऊपर कई अटैक्स हो जाएंगे, उनको से निकाल दिया जाएगा, वो भी कुछ नहीं हुआ। और महिलाएं थी जिनसे फॉर्म भरवाया गया था फिजिकली कि आपको 4 जून से पैसे दिए जाएंगे, उस तरीके की कोई चीजें नहीं हुई। जनता को ये समझ में आ गया कि आप झूठ बोल के इलेक्शन लड़ रहे हैं। आप जो साधारण लोग हैं उसके ऊपर आप गलत सलत चीजें बता के आप उनसे वोट लेते हैं। आप ही के घर चला आया क्या? अब मैं एक चीज और, देखिए बीच में मत बोलिए, मनोज यादव जी बीच में मत बोलिए, आपको अपनी बारी के बोलना पड़ेगा, बारी आएगी आपकी। बीच में नहीं बोलिए, बिल्कुल मनोज यादव जी बीच में नहीं, ये गलत तरीका है। आप जब डिबेट करने आए इस तरह से बहस नहीं होती है। आप जब बोल रहे थे तो आपको पूरा मौका दिया गया बोलने का। मनोज यादव सही गलत आप थोड़ी तय करेंगे, आप बोल रहे होंगे, आप नए आए चैनल पे से पता नहीं आपको, आप नहीं तय करेंगे। आप अपनी बारी बोलेंगे, शांत रहिए, अपनी बारी बोलेंगे। आप गलत कर रहे हैं, आप इनका फीडर डाउन करिए, मुद्दे से भटकाइए मत। जब रोजगार की बात आएगी तो बात करेंगे। बात पूरी होने, मनोज यादव जी बात पूरी होने दीजिए। जवाब दे रहे हैं, आपने सवाल पूछा है, जवाब सुनिए और सुनने की हैसियत है, बोला मत करिए। हमारे सवालों का जवाब देना। सुनिए पहले आप सवालों का जवाब आप सुनिए। जो उस पर आपको बोलने का मौका फिर मिलेगा, आपको फिर मौका मिलेगा, तब बोलिएगा अपनी बारी में। तपोष पाल जी बोलिए। अभी मैं बता दूं, इन लोगों ने जिस तरीके से झूठ बोला है लोगों को और छला है। अब एक चीज और मैं बता दूं, ये राहुल गांधी और समाज है, इनका केवल एक ही हथकंडा है कि ये दिखाना मुस्लिम समाज को कि ये हिंदुओं से डरे हुए हैं, इस कौम का किसी तरीके से वोट ले लेना, और ये दिखाना, देखिए मौलवियों से, हिंदू मुस्लिम संगठनों से सार्वजनिक रूप से अपील कराना कि कांग्रेस के लिए वोट दिया जाए। महाअघाड़ी सरकार ने महाराष्ट्र में किया ये चीज, और वहीं के जो अबू आजमी है समाजवादी
पार्टी के वो कांग्रेस उसके मुस्लिम जो मौलवी थे उसके चैम्बर में बैठे हुए थे और वो कह रहे थे कि आप फतवा जारी करो। तो इस तरीके से डर दिखा के सिर्फ एक मुस्लिम समाज को टारगेट करके और केवल उसका वोट लेना, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। आज की डेट में अगर कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, अखिलेश यादव खुद का भी, इनकी रणनीति साफ है और विजिबल है। इनका केवल एक ही स्टेटमेंट है, एक ही जैसे मुस्लिम वोटों का को कंसोलिडेट करके उसको ले लेना, और वो मुस्लिम सारे कैसे वो करेंगे इनको, आइदर इनको तो पैसे का प्रलोभन दिखा के, नहीं तो ये दिखा के कि भाई तुम्हारा समाज, तुम्हारा वो खतरे में है, ये हिंदू आके तुमको मार देंगे, ये करेंगे, तुम हमें वोट करो, हम तुम्हें बचा लेंगे। जबकि इनके पास न कोई रीति है, न कोई नीति है, गुंडागर्दी से ये हमेशा चलाते रहे। ठीक है, तपोष पाल जी आपकी बात आ गई है, ठीक है। मूर्खे की बात। पांडे जी आप क्या डिबेट करा रहे हैं? मनोज यादव जी, नारा किसने दिया था? ज्ञान मत दीजिए, बहुत बड़े नेता नहीं आप, ज्ञान मत दीजिए, ठीक है। यहाँ बहुत बड़े नेता आते हैं, ठीक है। हिमांशु कुमार जी, आप क्यों नहीं बीच में इंटरप्ट करते हैं? हमको क्या करना है ये आप नहीं बताएंगे, ठीक है। आपको बहस करनी तो करा करिए, नहीं करनी तो कोई बात नहीं। मुझसे तो हर बार काउंटर सवाल पूछा, सबसे पूछते काउंटर सवाल हम। आप ज्ञान नहीं देंगे किसी एंकर को, जहाँ देते होंगे वहां देते होंगे, इस चैनल में नहीं देंगे आप, ठीक है। एक मिनट सुनिए, अपनी आपकी बारी आएगी जवाब देंगे आप। हिमांशु कुमार जी आपके पास आ रहा हूँ। हिमांशु कुमार जी, हिमांशु कुमार जी आपके पास आ रहा हूँ, आपका आवाज आ रही है? हिमांशु कुमार जी आप जुड़े हुए हैं? नवीन पांडे जी आपने समय नहीं दिया, मौका नहीं दिया मुझे। आ रहा हूँ आपके पास, आ रहा हूँ, मौका दे रहा पूछा। सीधा सवाल है, जो बीजेपी कह रही है उस सवाल का जवाब देंगे। साथ ही अगर आप नतीजों को नहीं मानते हैं तो आप क्या करेंगे? कोर्ट जाएंगे, राष्ट्रपति जी के पास जाएंगे, आगे क्या कदम होगा ये बताइए। देखिए, ये भाजपा के मित्र की मानसिक स्थिति बिगड़ गई है। भाजपा वालों की मानसिक स्थिति इसीलिए बिगड़ी है कि खटाखट पैसे की बात जो कर रहे हैं, हमने जो वादा किया था वो वादा इसलिए था कि हम सत्ता में आएंगे तब नहीं थे। क्या कांग्रेस पार्टी आज सत्ता में है? किस तरह की बाकी बातें करते हैं, और इनका तो इलाज होना चाहिए मानसिक रोगी है ये। आरक्षण खत्म करने की बात करते हैं, आरक्षण खत्म करने का प्रयास क्या भारतीय जनता पार्टी के द्वारा नहीं किया गया? किस तरह का प्रयास किया गया सत्ता में आने के बाद, वो सब लोग जानते हैं। कौन कहा था कि संविधान बदलने के लिए हमें 400 से ज्यादा सीट चाहिए? कौन था? कर्नाटक के नेता कौन थे? भाजपा के नहीं थे क्या? और ये जो अयोध्या से पूर्व सांसद थे कौन थे? भाजपा के नेता नहीं थे? कैसी बातें ये लोग कर रहे हैं? और संविधान खतरे में है। मैं आज भी कहता हूँ कि राहुल गांधी जी यदि संविधान लेकर के घूम रहे हैं और कहते हैं कि संविधान खतरे में है, इसके पीछे लॉजिक है, इसके पीछे तर्क है, इसके पीछे प्रमाण है। आज जो वक्फ बोर्ड ने आदेश जारी किया है छत्तीसगढ़ में, क्या हुआ? संविधान के विपरीत नहीं है? सेक्शन 25 और 26 का उल्लंघन नहीं है? ये धार्मिक हिमांशु कुमार जी, सीधा सवाल है, महाराष्ट्र की जनता ने आपको क्यों खारिज कर दिया? अगर आपके सारे सवाल हैं तो जनता के बीच में क्यों नहीं पहुंचे? वो जनता ने क्यों नहीं माना उसको? देखिए, महाराष्ट्र में समान अवसर की स्थिति को बिगाड़ा गया, जिससे चुनाव की निष्पक्षता पर संदेह पैदा करता है। दूसरी बात, 2024 के लोकसभा चुनाव में महाराष्ट्र के लोगों ने बीजेपी को हराया था, लेकिन विधानसभा चुनाव में भाजपा और उनके सहयोगी को भारी जीत कैसे मिली, इस पर हम लोग विचार कर रहे हैं। 148 में से 132 सीटों पर जीत, ये क्या आपको गले उतर रही है क्या? ये बिल्कुल निश्चित रूप से ये कह रहे थे। ठीक है, आपकी बात मान लेते हैं। वहां पे आपने कहा रैगिंग हुई, बेईमानी हुई है, आप क्या करेंगे इस पे मुझे बता दीजिए, आगे क्या होगा? देखिए, हम गांधी के अनुयायी हैं, हम सत्याग्रह में विश्वास रखते हैं, हम जनता को जागरूक करेंगे। जिस तरह से इन्होंने चुनाव आयुक्त और मुख्य चुनाव आयुक्त के नियुक्ति में धांधली किया है, जिस तरह से विपक्ष की अनदेखी किया गया है, उसके खिलाफ हम जनता के बीच जाएंगे। हम सदन से लेकर के सड़क तक आंदोलन करेंगे, हम इनका पोल खोल देंगे जनता के बीच जाकर के और सदन में रह करके। आप लोग बोल रहे थे, सारे लोग बोल रहे थे पहले कि हमने संसद को चलने नहीं दिया। याद कीजिए ना, जिस समय सुषमा स्वराज जी विपक्ष के नेता हुआ करती थी, क्या होता था, कितना हंगामा होता था। एक महिला नेत्री इतनी उतावला हो जाती थी, गैस सिलेंडर के दाम बढ़ने पर गैस सिलेंडर माथे पर लेकर के संसद भवन पहुंच जाती थी। ये भाजपा का नियति रहा है, और आप भाजपा हमें सीट दिलाएगा। वो लोग
जो अंग्रेजों के न्यायी रहे, 60 रुपए का पेंशन पाए, वो आज हमें शिक्षा देंगे। ये फूट डालो और शासन करो की नीति जो अंग्रेजों का था, उसी नीति पर बटरेंगे तो कटेंगे, यही नारा इनका है। उसी का हिमांशु ये कुमार अमल जी, कर रहे शरद हैं। पवार जी का बयान आया है कि योगी आदित्यनाथ जी के इसी बयान के आधार पर महाराष्ट्र का चुनाव हुआ, वहां ध्रुवीकरण हुआ और हमारे सारे वोट चले गए। इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, मैं ये कह रहा हूँ, सिपाही विद्रोह के बाद 90 वर्षों तक अंग्रेजों ने फूट डालो शासन करो की नीति पर हमारे ऊपर शासन किया। आज जो अंग्रेजों के अनुयायी है, जो उनके बताए रास्ते पर चलने वाले लोग हैं, उसी बात पर धार्मिक ध्रुवीकरण कर चाहते हैं कि सत्ता में बने रहें, वोट अपना लेते रहें, वोट की राजनीति करते रहें और धर्म की राजनीति के बिना न इनके प्रवक्ता और न इनके नेता बिना धर्म का नाम लिए एक बार भी नहीं रह सकते हैं। इनकी बेचैनी बढ़ जाती है, इनके पेट में दर्द होने लगता है, ये सिर्फ धर्म की बात करते हैं, लेकिन जो बुनियादी मुद्दे हैं इस देश के, उसके बारे में इन लोगों ने कोई चर्चा नहीं किया है, न इनका कोई विजन है, न कोई बात है। इसीलिए जो नैरेटिव पैदा करना चाह रहे थे झारखंड में लोग, और झारखंड में जो ध्रुवीकरण की राजनीति करना चाह रहे थे, झारखंड में जो हेमंत बिश्व शर्मा को चेहरा बना करके जिस तरह से नफरत की राजनीति करवाने का प्रयास किया गया, उसको झारखंड की जनता ने करारा तमाचा मारा है और इनके मुंह पर काली पोत बार बार मैं यही तो कह रहा हूं कि जब आप ये कहते हैं कि वहां रैगिंग हुई, बेईमानी हुई है, इतना रिजल्ट कैसे आया, तो झारखंड की बात आप भूल जाते हैं, वहां भी इतना बम्पर आपको रिजल्ट मिला है। जब आप, इसीलिए मैं कहता हूं अगर कोर्ट जाएंगे तो दोनों मुद्दे उठेंगे ना, फिर आप क्यों नहीं कहते कि हम कोर्ट जाएंगे? सीधा सवाल है। देखिए नवीन जी, मैं यही बात कर रहा हूँ, हमारे मित्र इस बात को मैनिपुलेट कर रहे थे, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता। मैं ये कह रहा हूँ कि जहाँ विपक्ष की सत्ता होती है वहां इनको हेरा फेरी करने में नहीं बनता है, ये हेरा फेरी नहीं कर पाते, इनके लिए संभव नहीं हो पाता है। लेकिन जहां इनकी राज्य की सरकार होती है, ये आसानी से वोटों का हेरा फेरी कर लेते हैं, ईवीएम मशीन में हेरा फेरी। ठीक है, आपकी बात आगे, समय कम बचा है, जल्दी तपोष पाल जल्दी जवाब दीजिए इसका, फिर मुझे आगे बढ़ना है। देखिए, ये अभी मेरे ऊपर आरोप लगा रहे थे कि मानसिक संतुलन खो बैठे हैं और दुनिया भर की चीजें बता रहे थे। भाई, कर्नाटका में आपकी सरकार है, आपने जो फ्री बीज के वायदे किए थे वो पूरे किए, आपने नहीं किए। हिमाचल में आपकी सरकार है, आपने फ्री बीज के वायदे पूरे किए। 4 जून खटाखट टेक्नोलॉजी वहां भी चला सकते थे, आप तेलंगाना में चला दीजिए। 3 जगह तो सरकार है। हम केंद्र सरकार के बारे में किए थे ना, जब हमारी केंद्र में सरकार बनेगी तब ना। आप ये किसी राज्य सरकार के लिए नहीं था, ये केंद्र के लिए था। यदि केंद्र में हमारी सरकार बनती, हम नहीं करते, तब आप सवाल उठा सकते थे। ये बाकी बातें मत कीजिए, ये झूठे और बनावटी और मक्कार वाली बातें मत कीजिए। ये बातें ठीक है हिमांशु जी, ठीक है, आपकी बात आ गई। हिमांशु जी, आपकी बात आ गई है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी आपको बड़का झूठा पार्टी कहते हैं, बीजेपी का मतलब बड़का झूठा पार्टी, ये आपके बारे में। हिमांशु जी, आपकी बात आ गई है। हिमांशु जी, आपकी बात आ गई है, आगे बात पूरी करने दीजिए। बोलिए तपोष जी। अगर आप अपने एंगर को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे तो कैसे आप डिबेट करेंगे? तो आप थोड़ा सा होल्ड करिए, होल्ड योर हॉर्सेस, देन यू से योर आर्गुमेंट्स। एक चीज और बता दीजिए, मानसिक संतुलन की बात कर रहे थे, राहुल गांधी अभी फिर बोलना शुरू कर दिए। अरे विशेषाधिकार आप खोज रहे हैं। अभी हिमांशु जी, क्या बहस नहीं हो पाएगी ना, सबकी बात नहीं आ पाएगी, अगर एक एक करके बोलेंगे सब सुनेंगे। क्या मेरा माइक बंद करवा देंगे? आप किसी की आवाज को नहीं रोक सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी की कुव्वत नहीं है, इतना हिम्मत नहीं है कि हमारी आवाज किसी का को माइक बंद नहीं करवा रहा है। अब आप अपने बारे में बोलिए और उनको बोलने का मौका दीजिए, जवाब देने का। जल्दी तपोष पाल जी खत्म करिए, समय कम है। सुनिए, ये मानसिक संतुलन की बात कर रहे थे। राहुल गांधी जो है खुद अभी अमेरिका गए थे, बाइडेन पे उन्होंने जो कमेंट किया, तो अमेरिकन मीडिया और अमेरिकन पॉलिटिशियन ने कहा है कि इनकी मानसिक संतुलन सही नहीं है। ठीक है, आप देखो निजी आरोप लगा रहे हैं, ठीक है, निजी आरोप लगाने के लिए मंच बिल्कुल नहीं है। आगे बढ़ना मुझे मनोज यादव जी, सीधा सवाल है। ठीक है तपोष पाल जी, बात आ गई आपकी। ये तथ्य मौजूद है पेपर में, नहीं, निजी आरोपों के लिए कोई मंच नहीं है। ये इंटरनेशनल मीडिया में है, बिल्कुल निजी आरोपों के लिए कोई जगह नहीं है। ये तपोष पाल जी, हिमांशु जी, आगे बढ़ना मुझे मनोज यादव जी, सीधा सवाल है, क्या करें, कोर्ट जाएंगे आप? सही नहीं है, ये अमेरिकन मीडिया। ठीक है तपोष पाल जी, आपकी बात आ गई है। ठीक है मनोज यादव जी, कम समय बता, कोर्ट जाएंगे आप? निश्चित कोर्ट भी जाएंगे, चुनाव आयोग भी जाएंगे और जितने भी प्रोसीजर होंगे उन सारे प्रोसीजर का पालन करेंगे। लेकिन ये चर्चा का यहाँ पे ये विषय नहीं है। विषय ये है कि मतलब आप लूटो भी और इसके बाद चोरी का आरोप दूसरे पे लगाओ। आप अगर झारखंड में नहीं कर पाए बेईमानी, तो वहां आपकी सत्ता नहीं थी, इसलिए बेईमानी नहीं कर पाए। आप ये बताना चाहते हैं कि 6 राज्यों में आपकी 0 सीटें आई हैं उपचुनाव में। कर्नाटका भी है उसमें, वेस्ट बंगाल भी है उसमें,
और पंजाब भी है उसमें, मेघालय भी है उसमें, केरला भी है उसमें। 0 सीटें आई हैं। जानते हो क्यों? आपकी सत्ता नहीं तो चुनाव आयोग को भी वही काम करना पड़ा। वहां प्रशासनिक अमले ने आपका साथ नहीं दिया। तो ये बातें मत कहिए, और कोई झंडा नहीं गाड़ दिया। महाराष्ट्र में आपकी सरकार थी और झारखंड में इंडिया गठबंधन की थी, दोनों एज इट इज है। तो कौन सा आपका बहुत सा भावसागर पार कर गया? और उपचुनाव जो हुआ उसमें आप बुरी तरीके से हारे हैं। उत्तर प्रदेश में अगर 7 चुनाव जीत लिए, 5 से 2 सीटें बढ़ गई हैं, तो उसके लिए बहुत ज्यादा गदगद मत होइए। जनता हिसाब लेने के लिए तैयार बैठी है। आरक्षण विरोधी नहीं हो तो 68,000 वालों का हक क्यों खा लिया? 69,000 शिक्षक भर्ती का हक क्यों खा लिया उत्तर प्रदेश में पिछड़ों का? कौन बताएगा? इसका जवाब कौन देगा? आप लूटे भी और अपने आप को राजा हरिश्चंद्र दिखाओ, ये नैरेटिव नहीं सेट होने देंगे, इतना याद रखिएगा। और चुनाव आज अब जीत गए हो, इस चक्कर में मत रहना कि आप 27 में चुनाव जीत लोगे या बड़े चुनाव जीत लोगे। समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन को आपने जो रास्ता दिखाया है, कुकड़ों को बोलोगे मुर्गा बन के जिस दिन सत्ता परिवर्तन होगा, इतना याद रखिएगा। या आरएसएस और बीजेपी दोनों को रिमाइंड करा रहा हूँ, कुकड़ू को बोलोगे सुबह 4 बजे कि कुकड़ू को सवेरा कैसे होता है। ठीक है, ये बात याद रखिएगा। तपस पाल जी कुकड़ू को बोलेंगे आप लोग, जवाब ये 1 मिनट बचा है। तपोष पाल जी, देखिए आरक्षण हमने नहीं खाया, आरक्षण इन लोगों ने खाया है। ये धर्म के आधार पे 4% आरक्षण देना, और अभी जो उलेमाओं से इन्होंने जो लेटर्स लिया था उसमें भी 10% मुस्लिमों को आरक्षण। मुसलमान का नाम तो ये आरक्षण तो ये SC ST OBC का ही खा के गएंगे। यहाँ पे देखिए जो ममता बनर्जी का अभी मनोज जी सुन लीजिए, अब आप बोल चुके अपनी बारे, उनको सुन लीजिए बना के, और वहां से वो आरक्षण ले रहे हैं। तो ये भी आप ही तय कर दो किसको बुलाएंगे, हम क्या बोलेंगे, हम क्या सवाल पूछेंगे, सब आप ही चैनल चला लो आके। मनोज जी आप ही चैनल चला लो आके, सवाल क्या पूछे, किसको बुलाया, किसको ना। आपको भी हम ही ने बुलाया है। मेरा नाम के तो इनका पूरा मीडिया सेल भागा हुआ है, आपको पता नहीं है क्या? इनके बड़े बड़े जो वीर है ना, वो मेरे सामने नहीं आते हैं। अरे भाई तो बोलने देंगे तब तो सामने आएंगे, बोलने नहीं दे रहे किसी को। 68,000 69,000 पे क्या स्टैंड है पार्टी को, बताओ ना। मैं सिंपल सवाल पूछ रहा हूँ। चलिए ठीक है, फिर किसी और दिन पे तो समय खत्म करवा दिया आपने। बहुत बहुत धन्यवाद चर्चा में शामिल होने के लिए। तो राजधर्म में जितना ही वक्त छोटे से ब्रेक का है, ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। नमस्कार।